नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है। ये मान लेते हैं ग्लोब है और ग्लोब का ये आपका पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर ये वास्तविक रूप में देखा जाए तो धरातल पर कहीं भी अक्षांश रेखाएं नहीं खींची गई हैं। यह काल्पनिक रूप में केवल और केवल ग्लोब पर खींची गई हैं। तो ग्लोब पर खींची गई पूरब से पश्चिम की तरफ, किधर? पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई एक कोणीय दूरी बनाती हुई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो एक बार और समझें, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ एक कोणीय दूरी बनाती हुई रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और यह अक्षांश रेखाएं प्रत्येक एक अंश के अंतराल पर खींची गई हैं और प्रत्येक एक अंश के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह 180 है। 0 अंश अक्षांश से उत्तर की ओर 90 अक्षांश रेखाएं और 0 अंश अक्षांश से दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखाएं। टोटल कितना हो गया? तो 180। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक एक अंश के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180। क्या हो जाएगा? 180। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों कि जो 0 अंश अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, तो 0 अंश अक्षांश रेखा या अर्थात भूमध्य रेखा पृथ्वी पर अर्थात ग्लोब पर, हम कह सकते हैं ग्लोब पर सबसे बड़े वृत्त का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। तथा 0 अंश अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। क्लियर है? तो 0 अंश अक्षांश रेखा पृथ्वी के मध्य भाग से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तथा यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसी भी 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को, कोई भी 2 अक्षांश है उसके मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? तो इस 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। अब इन्हीं कटिबंध के माध्यम से ही हम पता करते हैं कि कौन सा क्षेत्र उस कटिबंध के अंतर्गत आएगा और कौन सा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा और कौन सा क्षेत्र आपका शीत कटिबंध के अंतर्गत आएगा। तो अक्षांश जो रेखाएं हैं यह किसी स्थान के स्थिति और वहां के दशा को बताते हैं। अब देखें तो किसी 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कटिबंध कहते हैं और किसी भी 2 अक्षांशों के बीच के दूरी जो है वह 111.13 किलोमीटर है। कितना है? 111.13 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन, किसी 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? कटिबंध। किसी 2 अक्षांशों के मध्य के बीच की दूरी यदि पृथ्वी के वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो 111.13 किलोमीटर है। कितना है? 111.13 किलोमीटर है। ठीक है। अब दूसरी बात करें तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, 30 से 35 अंश अक्षांश रेखा को, 30 से 35 अंश अक्षांश रेखा को अश्व अक्षांश, क्या? अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। ये अश्व अक्षांश रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं अक्षांशों के मध्य से पश्चिमी जो देश के व्यापारी थे वह व्यापार करते थे और जब यहाँ व्यापार करने आते थे अपने घोड़ों को लेकर के आते थे और घोड़ों पर माल जब लाद करके वह नाव पर चलते थे तो अत्यधिक वजन बढ़ जाने के कारण वह नाव समुद्री रास्तों में डूबने लगती थी। इसलिए व्यापारी को अपने घोड़े को क्या करना पड़ता था? ढकेलना पड़ता था अपने जीवन की सुरक्षा के लिए और घोड़े उस समुद्री क्षेत्र में क्या हो जाते थे? मर जाते थे। इसी कारण इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाएगा
कि 30 से 35 अंश अक्षांशों के बीच जो चलने वाली हवा होती है या जो चलने वाली जो पवन होती है उसे किस नाम से जानते हैं। तो देखिए इन अक्षांशों के मध्य से व्यापार होता था, तो इन अक्षांशों के मध्य अर्थात इन अक्षांशों पर चलने वाली जो पवन होगी उसे हम व्यापारिक पवन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यापारिक पवन कहेंगे। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे आगे। अब देखिए 0 अंश अक्षांश से 23.5 अंश उत्तर की ओर जो खींची गई रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 0 अंश अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब आप लोग देखे होंगे सूर्य को, तो सूर्य आपका कभी क्या होता है, कभी सूर्य आपके बिल्कुल सर पे चमकता है और कभी सूर्य उत्तरायण हो जाता है, कभी सूर्य क्या हो जाता है? दक्षिणायन हो जाता है। तो आप जिस रेखा पर स्थित हैं, आपका जो देश है, आपका जो क्षेत्र है, निवास स्थान है, अगर उस रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है तो उसमें सूर्य बिल्कुल आपके सर पे चमकेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां देखिए डेट में लिख रहा हूं 21 जून, 21 जून। ठीक है, और यहाँ जो मकर रेखा पर 22 दिसंबर, अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, 22 दिसंबर, और यहाँ है 21 मार्च और आपका 23 सितंबर। ठीक है, तो पहले तो यह बात समझ लें। देखिए ये जो भूमध्य रेखा है, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा, तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा तो सूर्य का प्रकाश इस पूरे धरातल पर पड़ेगा। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। कहाँ चमकेगा? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। इसलिए 21 मार्च और 23 दिसंबर को भूमध्य रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकेगा तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दिन बराबर रात। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर, पूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा कंसेप्ट कि 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन वर्ष भर दिन और रात कहां बराबर होते हैं? तो वर्ष भर दिन और रात कहां बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो यहां एक और क्वेश्चन बनेगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक कॉन्सेप्ट मिला कि जब 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? दिन और रात बराबर हो जाएगा। लेकिन वह क्षेत्र, वह पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर हमेशा वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि जब मकर रेखा पर भी अगर सूर्य लंबवत चमक रहा है तो भी सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है, और यदि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है तो भी भूमध्य रेखा पर प्रकाश लंबवत पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में प्रकाश का जो विसरण है वह हमेशा बना हुआ है, प्रकाश हमेशा मिल रहा है। इसलिए वर्ष भर जब यहाँ प्रकाश मिल रहा है तो वर्ष भर यहाँ दिन और रात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर दिन और रात क्या होता है? बराबर होते हैं। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, अब यहां हम लोग देखें, यदि जिस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा उस तिथि को कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और जिस तिथि को
सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, उस तिथि को मकर रेखा पर दिन बड़ा और रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहां देख रहे हैं 21 जून को सूर्य कहां चमक रहा है, कर्क रेखा पर। तो 21 जून का यहाँ दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। और यहाँ रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब दिन बड़ा हो जाएगा तो रात अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो 12-12 घंटे यदि हम करते हैं तो वह तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन यदि दिन हम 14 घंटे का कर दे रहे हैं तो रात अपने आप क्या हो जाएगी, 10 घंटे की हो जाएगी। इसलिए जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, तो 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर दिन क्या हो जाएगा, अपने आप बड़ा होगा। और जब यहाँ 21 जून को दिन बड़ा होगा तो 21 जून की रात अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब हम इसका कंपैरिजन मकर रेखा से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है, तो 22 दिसंबर का जो दिन होगा मकर रेखा पर, 22 दिसंबर का दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 22 दिसंबर की यहाँ रात जो होगी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और सबसे छोटी रात किस तिथि को होती है, तो 21 जून को ही होगी। क्लियर है। और आपसे पूछ लिया जाएगा मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन सबसे बड़ा हो जाएगा। और जब दिन बड़ा होगा 22 दिसंबर को तो रात अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग इसके और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं कि सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन तो कर्क रेखा पर हो गया, सबसे छोटा दिन कब होगा, तो ये देखिए जब 22 दिसंबर को यहाँ दिन बड़ा हो रहा है, जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़ा हो रहा है, तो दिन की तुलना करिए। जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा तो 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर दिन अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब यहाँ 22 दिसंबर को दिन छोटा होगा तो 22 दिसंबर की रात कर्क रेखा पर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसीलिए कर्क रेखा पर जो सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून को होता है, और जो सबसे छोटा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है, और जो सबसे बड़ी रात होती है वह किस तिथि को होता है, तो भी 22 दिसंबर को होता है। एक बार और ध्यान से समझें, यदि हम मकर रेखा और कर्क रेखा के दिन की तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़ा हो रहा है तो 22 दिसंबर को कर्क रेखा का दिन अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब दिन यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ दिन अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा तो 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर दिन अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब यहाँ दिन छोटा होगा 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर की रात अपने आप कर्क रेखा पर क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी रात हो जाएगी। क्लियर है। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन क्या हो गया, 22 दिसंबर। सबसे छोटी रात 21 जून और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। क्लियर है। अब हम कर्क रेखा और मकर रेखा के दिन की तुलना कर रहे हैं। मान लीजिए मकर रेखा पर दिन किस तिथि को बड़ा हो रहा है, 22 दिसंबर को, लेकिन मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन कब होगा, तो तुलना करिए। जब 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो 21 जून को मकर रेखा पर दिन अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब 21 जून को मकर रेखा पर दिन छोटा होगा तो 21 जून को मकर रेखा पर रात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा दिन मकर रेखा पर कब होगा, तो 21 जून को। बिल्कुल एक दूसरे का अल्टरनेट आप कर दें तो बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं यह बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि 21 मार्च की तिथि को, 21 मार्च को हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बसंत विषुव। इसे क्या कहते हैं, बसंत विषुव। और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, तो यहां देखेंगे शरद विषुव। क्या कहेंगे,
शरद विषुव। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। बसंत विषुव किस तिथि को होता है? तो 21 मार्च को। और शरद विषुव किस तिथि को होता है? तो आपका 23 सितंबर को। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। तो ये नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो माही नदी है। और आपको भूमध्य रेखा को एक ऐसी नदी है 2 बार काट रही है, तो ये आपका कांगो नदी है। कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायरे नदी भी कहते हैं। अब एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को भी 2 बार काट रही है, तो वह है लिम्पापो नदी। कौन सी नदी? लिम्पापो नदी। ठीक है, ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से यहां देख सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। क्या? भूका, मली और कम। मतलब अब आपका यहां हो जाएगा, यदि भूमध्य रेखा पूछा जाए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो का से कांगो नदी। कांगो नदी 2 बार काटती है, काटती है। ठीक है। और मौ से यहाँ क्या देखा जाए? मकर रेखा। मकर रेखा को लिम्पापो नदी। कौन सी नदी? लिम्पापो नदी 2 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। और क से आपका क्या हो जाएगा? कम से क से कर्क रेखा, कम क से कर्क रेखा। और म से क्या हो जाएगा आपका? माही नदी। तो कर्क रेखा को माही नदी क्या कर रही है? 2 बार काट रही है। तो भूमध्य रेखा को, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है आपका ट्रिक। कर्क रेखा को, अने भूमध्य रेखा को आपको कांगो नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को लिम्पापो नदी 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को यहां देखा जाए तो माही नदी क्या करती है? 2 बार काटती है। अब यहां हम बात करें तो ये जो भूमध्य रेखा है, ये आपका देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से, किस महाद्वीप के मध्य से? अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से, वह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से वह 13 देशों से गुजरती है। 13 देशों से गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप को, भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तथा भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजर रही है। एक बात और समझें, यह जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यह जगह कम होने के कारण मैं इसको छोटा बनाया हूं। अफ्रीका महाद्वीप से होकर यह कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप, यहां तक है ये महाद्वीप, यहां तक लगभग इसका विस्तार पाया जाएगा पूरा। तो ये जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों अक्षांश रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। चूंकि यहाँ दिखा पाना संभव नहीं है, तो एक क्वेश्चन और बनेगा, कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखा देखा इस महाद्वीप से गुजरती है। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि किस महाद्वीप से होकर तीनों अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो कर्क, मकर और भूमध्य तीनों अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप बड़ा बनाना चाहिए, चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया। अब देखा जाए तो ये जो आपका है, जो मकर रेखा है, वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से, किस महाद्वीप के मध्य से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांट रही है? तो मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। क्लियर है?
भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांट रही है तथा अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। जबकि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से आपका देखा जाए तो यह मकर रेखा गुजरता है। कौन सी रेखा? मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप नहीं सॉरी मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजर रही है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। अब जो महत्वपूर्ण चीज है यहाँ आप देखेंगे तो ये समथिंग ये देखा जाए तो यही आपका लगभग देखा जाए तो भारत बनेगा। और आप देख रहे हैं कि यह जो भारत देश है इसके मध्य से आपका देखा जाए तो भारत देश के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरी है? तो कर्क रेखा भारत देश के मध्य से गुजरी है। भारत देश के मध्य से वह 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत देश को 2 बराबर भागों में बांट रही है या भारत देश के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा भारत देश के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? तो यह ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। यह ट्रिक से आप समझ सकते हैं। मित्र पर गमछा झार मतलब क्या? यहाँ देख लें, मी से आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रि से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा और प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ग से यहाँ क्या हो जाएगा? गुजरात और ये म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश को मैं एमपी लिख दे रहा हूँ और छ से क्या हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ से झा से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झारखंड। अब आर यहाँ क्या हो जाएगा? साइलेंट। अब देखिए 8 हो गए होंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो मित्र पर गमछा झार मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इतने राज्यों से देखा जाए तो यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से क्या होता है? गुजरती है। अब इसका पूछ लिया जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आप लोग लिख लिए होंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की यदि बात किया जाए, यहाँ देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत देश का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश है। आप देख रहे हैं कि यह 0 अंश अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 अंश अक्षांश पे आपका भारत स्थित है। इसीलिए कहा गया है इसका विस्तार यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा पर आपका बांग्लादेश का कर्क रेखा पर बांग्लादेश का, ध्यान देंगे, बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश का ढाका और यहाँ झारखंड जो राज्य है, झारखंड का रांची और मध्य प्रदेश का भोपाल और आपका गुजरात का देखा जाए, गुजरात का गांधीनगर शहर
कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाएगा कि बांग्लादेश का कौन सा शहर बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा, ढाका। पूछ लिया जाएगा झारखंड का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, रांची। पूछ लिया जाएगा मध्य प्रदेश का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, मध्य प्रदेश का भोपाल। और गुजरात का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, गांधीनगर। क्या बनेगा, गांधीनगर। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।